नमस्कार दोस्तों। कहानी गोल्ड में आज सुनिए अरुणा सब्रवाल जी की लिखी कहानी लाल जोड़ा। यह पुरुष भी ना पता नहीं किस मिट्टी के बने होते हैं। महिलाओं को तो न जाने क्या समझते हैं। मुंह हिलाते वक्त यह भी नहीं सोचते कि जो वो चाहते हैं वो होना मुमकिन भी है या नहीं। मैं शोर भी नहीं मचा सकती थी क्योंकि मैं अपनी बहन को मिलने चंडीगढ़ आई थी। मन ही मन बड़बड़ाने लगी। बस रवि ने तो मुंह हिला दिया। कहता है कल यानी 5 मार्च को दिल्ली पहुंच जाओ। 6 मार्च को तुम्हारा कार्यक्रम है। हड़बड़ाहट में मैंने अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए। चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए शताब्दी ली। हैरान भी थी कि रवि ने अचानक कल का कार्यक्रम क्यों फिक्स कर दिया है। कम से कम पूछ तो लेता, कुछ तो समय देता। हाँ, मैसेज ज़रूर कर दिया था। भीतर से खुश भी थी कि उसे दिल्ली विश्वविद्यालय में कहानी पाठ के साथ साथ वाद विवाद का अवसर भी मिल रहा है। चिंतित भी थी कि बिना तैयारी के कैसे निभा पाएगी। पलक झपकते ही दिल्ली आ गया। उबर लेके घर पहुंची। थोड़ा आराम किया। कल के लिए साड़ी इस्त्री की, पेपर तैयार किए। चिंता कहानी पाठ की नहीं थी। चिंता थी कि अभी तक मैं व्याख्यान का विषय नहीं जानती थी। इधर रवि कहते रहे, चिंता मत करो, तुम कर सकती हो। रात के 9 बज चुके थे। अचानक विश्वविद्यालय का व्हाट्सएप आया तो देखकर सांस में सांस आई। हाँ, ये बता देना चाहती हूँ कि रवि मेरे पति नहीं है। पिछले 5 दशक से वह मेरे एक आत्मीय मित्र हैं। रवि क्रिकेट के महाज्ञानी हैं। उम्र भर हिंदी में कमेंट्री करते रहे हैं। जब भी मैं लंदन से दिल्ली जाती हूँ तो वह मेरे लिए कोई ना कोई कार्यक्रम का प्रबंध अवश्य करते हैं। अगले दिन रवि 10 बजे पहुँचने वाले थे। रात भर की बारिश ने मेरी साड़ी का प्लान रद्द किया। मजबूरी में मुझे सूट पहनना पड़ा। हम उबर से वहाँ समय पर पहुँच गए। कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा। सभी ने जी भरकर सराहा। इतना सफल कि मैं स्वयं पर हैरान थी। खुशी पचा नहीं पा रही थी। सभी से अनंत स्नेह मिला। मेरे विचार से यह सराहना मेरी नहीं, सुनने वालों की उपलब्धि थी। अगर श्रोतागण ही साथ न दें तो सफलता कैसी। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को धन्यवाद। मैं नशे में सातवें आसमान पर मंडरा रही थी। जब तक घर पहुंचते शाम हो चुकी थी। रवि तो अपने घर चले गए। मैंने देखा मेरे फ़ोन पर मेरी बेटी राशि और नाती ऋषि की 10 मिस्ड कॉल थी। मैंने राशि को फ़ोन मिलाया। उन दोनों ने मुझे कोरोना वायरस का सिला दे देकर हिटलर के लहजे से जल्दी लंदन वापस आने को कहा। मेरा समस्त उत्साह गर्म पानी की भाप की भांति उड़ गया, क्योंकि इस बार मेरा दिल्ली में ठहरने का सिलसिला लंबा था। मैंने बहुत कोशिशें की, अनेकों बहाने मारे। ऋषि ने इतना तक कह दिया कि अगर आप एकदम नहीं आओगी तो मैं खुद आकर ले जाऊंगा। उन दोनों के तर्क के सामने मेरी जिद और बहाने हार गए। मैंने भी गंभीरता से सोचा, अगर मुझे कुछ हो गया तो अस्पताल में दाखिल होने से पहले मेरे लिए 2 लाख रुपए कौन जमा कराएगा और कौन मुझे देखने आएगा। सच कहूँ तो मुझे लंदन की नेशनल हेल्थ सर्विस पर अधिक भरोसा है। मुझे 12 मार्च की टिकट मिल गई। मेरी वापसी का सुनते ही राशि और ऋषि की सांस में सांस आई। आने से पहले मैंने अपनी 3-4 सहेलियों को फ़ोन किया कि कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है। मैं 12 मार्च को लंदन वापस जा रही हूँ। आप भी टिकट बुक करा लो। कोरोना की स्थिति बद से बदतर होने वाली है। अब नहीं गए तो फंस जाओगे। मुझे सब तरफ से यही उत्तर मिला, हम तो ठीक रहेंगे। मेरे तो बहुत रिश्तेदार हैं यहाँ पर। 10 दिन में तो अनिल के पापा भी आने वाले हैं। लंदन पहुँचते ही मैंने देखा हिथ्रो हवाई अड्डा खाली पड़ा था। अब मुझे भी चिंता होने लगी थी। मैं भी इस भयानक वायरस के इतने गहरे प्रकोप से अनजान थी। राशि मुझे सीधी मेरे घर छोड़ गई। जाते जाते मेरे लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचते बोली, माँ, आपने अपने घर की दहलीज तक नहीं लांघनी है। आपके लिए बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। आपको शुगर, बीपी और दमा भी है। घर में राशि ने 6 महीने का राशन डाल दिया था। यह सब देखकर घबराहट और बढ़ने लगी। अचंभित थी कि यह सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। 2 दिन बाद 15 तारीख को भारत से आने वाली सभी उड़ानें बंद कर दी गईं और भारत में 2-3 प्रयोगों के पश्चात शीघ्र ही लॉकडाउन भी कर दिया गया।
लंदन में स्थिति बहुत शीघ्रता से बिगड़ती जा रही थी। मुझे भारत में बैठे मित्रों की चिंता होने लगी। सोशल मीडिया ने 24 घंटे नकारात्मक खबरें दे देकर दिमाग को संभ्रमित कर दिया था। मैंने तुरंत भारत फ़ोन करने शुरू कर दिए। जो मित्र मेरे साथ भारत गए थे, सबसे पहले पुष्पा को किया। पुष्पा बहुत खुश थी, बोली, तुम तो बेकार की चिंता कर रही हो। बहुत खुश हूँ, सारा दिन धूप का आनंद लेती हूँ। शाम को दोस्तों के साथ गोलगप्पे चाट के मजे ले रही हूँ। घर में अकेली हूँ। बहादुर नौकर है, खरीदारी कर देता है, खाना बना देता है, बाकी घर के काम भी अच्छी तरह से कर देता है। कमला आकर मालिश कर देती है। ऐश कर रही हूँ, और क्या चाहिए। तुम बेकार में चली गई, आई थी तो रुक जाती। बच्चे तो छोटी सी बात का पहाड़ बना देते हैं, उसने लापरवाही से कहा। मैं उसकी बातों पर हैरान थी। पुष्पा, तुम आजकल टेलीविज़न नहीं देखती क्या? टीवी में एक दूसरे से दूरी रखने को कहा है। तुम्हारे साथ बहादुर है, कमला भी आती है। मैंने पूछा। टीवी देखने की तो फुर्सत ही नहीं, उसने उत्तर दिया। उसके इस व्यवहार से मैं और चिंतित हो गई। असमंजस में थी कि एक पढ़ी लिखी सभ्य महिला इतनी अनभिज्ञ कैसे हो सकती है। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसे सुझाव देते कहा, पुष्पा प्लीज़, आजकल से हर रोज़ टीवी पर समाचार ज़रूर देखा करो। तुझे याद नहीं, जब डेंगू फ्लू चला था तब कितना शोर मचा था। ठीक है, तू कहती है तो टीवी भी देख लूँगी, उसने सरसरी लहजे से कहा। अब तक मेरे धैर्य की बस हो चुकी थी। उससे विदा लेते मैंने कहा, आज से तुम खबरें देखना शुरू कर दो, मैं तुम्हें फिर फ़ोन करूँगी। उसका यह रवैया देखकर मेरी परेशानी और बढ़ गई। सोचने लगी, समस्त दुनिया मौत से जूझ रही है। चारों ओर महामारी के कारण हाहाकार मचा है, और एक पुष्पा है, सातवें आसमान में विचर रही है। उसे भनक ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। अनभिज्ञता की भी हद होती है। उसकी बातें सुनकर मैंने अपने मित्र डॉक्टर कुमार को फ़ोन किया, जो पिछले 4 दशक से बेमिरघम में जीपी है। आजकल वह अपने बीमार भाई को देखने दिल्ली गए हैं। अचानक लॉकडाउन के कारण अब वहीं फंस गए हैं। वह तो स्वयं भी कई घातक बीमारियों से जूझ रहे हैं। बहुत चिंतित थे। बोले, बुरी तरह से फंस गया हूँ। इतना लाचार खुद को कभी नहीं पाया। यह अज्ञात कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को अपने चपेटे में ले लिया है। कोई नहीं जानता क्या होने वाला है। रात को नींद नहीं आती। अपने भीतर के प्रश्नों के चक्रव्यूह में फंसा रहता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है। मैं यहाँ हजारों मील अपने परिवार से दूर हूँ, बीवी बच्चों से दूर। शायद यहीं मर जाऊंगा। एक अजनबी की हैसियत से हजारों मील दूर मर जाना बहुत भयानक लगता है। कुदरत ने आज दुनिया में सबको एक ही कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। उसके लिए सब बराबर है। अब सब कुछ बेमानी सा लगने लगा है। सब अपने अपने बुलबुलों में बंद है। वह परेशान से बोलते गए। मैं सुनती रही। सुनो, मेरी दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं। 2 यहाँ नहीं मिली। अगर मैं प्रिस्क्रिप्शन भेज दूँ तो मेरी दवाई लेकर भेज दोगी? इतना कहते कहते उनका मन भर आया। कुछ पल मौन में गुजरे। आप ध्यान रखें, दिल छोटा न करें, दवाई भेज दूंगी, इतना कहकर मैंने बाय कर दिया। उनकी बातें सुनकर मन बहुत परेशान हुआ। इससे पहले मैंने उन्हें कभी इतना डरा डरा नहीं पाया था। कह तो वह ठीक ही रहे थे। सोचने लगी, कुमार और पुष्पा की सोच में कितना अंतर है। हालांकि मुझे लंदन वापस आए 3 सप्ताह हो गए थे। अभी तक मेरे घर के आगे का दरवाज़ा नहीं खुला। लंदन के हालत और खबरों को सुनते सुनते मेरी नाराज़गी पानी में नमक की भांति घुल गई। अब मैं खुश थी कि ठीक समय पर अपने घर तो पहुंच गई हूँ। गवर्नमेंट के सभी कठोर बंदिशों के बावजूद कोरोना वायरस का आतंक बड़ी रफ्तार से दुनिया में फैलता जा रहा था। प्रतिदिन हजारों लोग मौत के शिकार हो रहे थे। पुष्पा को फ़ोन करने पर कोई उत्तर नहीं मिला। मुझे उसकी और भी चिंता होने लगी। उसका बेटा ही उसे समझा सकता था। मैंने उसके बेटे अनिल को फ़ोन किया, वह भी नहीं मिला। डॉक्टर कुमार की दवाई को मंगवाने में करीब 1 सप्ताह लग गया। भेजने से पहले सोचा दिल्ली के पते की पुष्टि कर लूँ। फ़ोन उनके भांजे ने उठाया। जब मैंने उससे पता पूछने की कोशिश की तो उसने बताया, अब चाचा जी को दवाई की ज़रूरत नहीं है। मुझे उनसे बात करने दो, मैंने अधिकार से कहा। माफ़ करना, चाचा जी तो कल हमें छोड़कर चले गए। कोरोना इन्फेक्शन हो गया था। 4 दिन से अस्पताल में थे। सांस लेना मुश्किल हो गया था। वेंटिलेटर भी नहीं मिला।
लाश तो मिलेगी नहीं, इसलिए संस्कार भी नहीं कर सकेंगे। चाची जी और उनके बच्चे उन्हें आखिरी बार विदा नहीं कह सकेंगे। मैं निशब्द मन ही मन रोती रही। जानती थी उनके भीतर की उदासी और अवसादक माहौल ने उन्हें घेर लिया था। उनके जाने से मुझे लगा मानो मैंने अपने मन का टुकड़ा खो दिया है। खुद को संभालने में मुझे 1 सप्ताह लग गया। पुष्पा की चिंता अभी तक मुझे खाए जा रही थी। अनिल को फिर फ़ोन किया। अनिल बेटा, तुम्हारी मम्मी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हैं? ठीक तो हैं? आंटी जी, आपको शायद पता नहीं, मम्मी 1 हफ्ते से अस्पताल में थी। उनका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। सांस लेने में किल्लत हो रही थी। कल वो हमें छोड़ के चली गईं। बहादुर और कमला दोनों इन्फेक्टेड हैं। कितनी बार कहा था उन्हें बाहर वालों को घर में मत आने देना, मानी ही नहीं। कमला घर घर जाती थी, लगता है वहीं कहीं से लाई होगी। अब कोई और तो क्या, पापा भी दिल्ली नहीं जा सकेंगे। सभी उड़ानें बंद हैं, लाश भी नहीं मिलेगी। अभी पापा ने रोते रोते मुझे एक बैग पकड़ाया और बोले, अनिल तेरी माँ एक लाल जोड़े के साथ बिंदी, सुर्ख चूड़ियाँ वगैरह छोड़कर गई थी। कहती थी मेरे मरने पर मुझे पूरी सुहागन बनाकर विदा करना। इतना कहते ही वह सुबक सुबक कर रोने लगा। उसे तसल्ली देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। मैं स्तब्ध और निशब्द उसका दुख सोखती रही। मेरे आंसू मेरे सीने में जम गए।